आज हम लोग शुरू करते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान का भाग 4 का 4A, 4 का 4A अर्थात यह भाग बाद में जोड़ा गया। जहां ए लगा होगा या का लगा होगा उसका मतलब क्या होगा कि यह भाग बाद में जोड़ा गया है। क्लियर? तो भाग 4A मतलब भाग 4 में बाद में इस भाग को जोड़ दिया गया। भाग 4 का अब ये ध्यान रखा जाता है कि जो अंबेडकर साहब ने, आदरणीय बाबा साहब ने जो हमारे संविधान का ड्राफ्ट किया था, उस ड्राफ्ट में उन्होंने अलग अलग भाग, अलग अलग अनुच्छेद, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो जैसा अनुच्छेद होगा उस अनुच्छेद के साथ जुड़ेगा और जैसा भाग होगा उस भाग के साथ जुड़ेगा। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो आप ध्यान रखिएगा, भाग 3A ना बनाकर भाग 4A बनाए गए। ये प्रश्न सिविल सेवा में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को भाग 4 का में क्यों रखा गया, 3 का में क्यों नहीं रखा गया। तो ये अंतर एक बहुत हमने जो बताया था वो हमेशा याद रखिएगा। भाग 3 वाद योग्य है, न्याय योग्य है। भाग 4 वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो चूंकि भाग 3 को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय जाया जा सकता था, इसलिए मूल कर्तव्यों को भाग 3 में नहीं जोड़ा गया। और भाग 4 में राज्य के कर्तव्य थे, डीपीएसपी, जिनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता था। तो भाग 4 में ही 4 का जोड़ा गया। इसी से तय है कि जो भाग 4 है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, इसको न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है दोस्तों? तो भाग 4 में राज्य के कर्तव्य थे और जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो भाग 4 का में ही जोड़े गए। और 4 का मतलब है कि वो बात योग्य नहीं है, ये बात पूरी कर दी। फिर मैंने बताया 4 का में है और अनुच्छेद 51A, कैपिटल ए लिखिएगा या का लिखिएगा तो बिना ब्रैकेट के, तो 51 का में है। अब 51 अनुच्छेद चूंकि डीपीएसपी का लास्ट था तो वहीं पे उसके आगे का अनुच्छेद भी 51 का, क्योंकि हम 52 तो कर नहीं सकते थे, 52 तो हमारा भाग 5 का अनुच्छेद है। तो इसलिए इन्हें 4 का 51 का में जोड़ा गया। 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। अब इससे तय है कि ये बाद में जुड़े, तो कब जुड़े तो नोट करके लिख लो। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। कब ऐड हुए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। हमने कहा है 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है भारत का, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इसमें बहुत कुछ नया जुड़ा था। डीपीएसपी में भी मैंने कहा था 42वें से जो जोड़े गए उनकी अलग एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। ऐसे ही ये पूरा भाग ही 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनका स्रोत क्या है, हमने किस देश के संविधान से प्रभावित होकर इनको अपने यहाँ, तो जो मूल कर्तव्य हैं वो लगभग सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। हमने सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो आज रसिया है, उसके संविधान से प्रभावित होकर इनको शामिल किया। इनके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने रिकमेंड किया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए शामिल करनी चाहिए। उस कमेटी का नाम भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन से 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को नागरिकों के लिए शामिल किया गया और यह 3 जनवरी 1977 से प्रभाव में आ गए। 3 जनवरी 1977। ये एक लाइन में हमने पूरी सूचना आपको दे दी। ठीक है दोस्त? मूल अधिकारों से परीक्षा के नजरिए से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इसमें समाहित हो गए, लेकिन आगे समझ के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जानने के लिए हम उनका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। ठीक है? हेडिंग डाल ली होगी आपने अनुच्छेद 51 का। तो 51 का की हेडिंग है मूल कर्तव्य और पहली लाइन क्या लिखी हुई है
कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यहां पर यह साफ साफ ध्यान रखिएगा, नागरिकों के लिए बात कही गई है। तो कभी भी यह प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य क्या व्यक्तियों के लिए भी होते हैं? जी नहीं। नागरिक, हमने वेन डायग्राम से तुम्हें दिखाया था, छोटा गोला होता है सबसे। जो बात नागरिकों को कह दी जाती है फिर वो व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। जो बात हम व्यक्तियों के लिए कहते हैं तो उसमें यह मान लिया जाता है कि नागरिक तो शामिल हैं, चूंकि गोला बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए शामिल किए गए? नागरिकों के लिए। ये क्या है? नागरिकों के कर्तव्य हैं, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय जा नहीं सकते। इनको रूस के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया। इनको भाग 4 में जोड़ा गया क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है। तो 4 का ए बनाया गया, 4 का 51 का अनुच्छेद नंबर है। ये सारी बातें हमने मूल संविधान में जब 76 में जोड़े गए तो कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में जो हमने कल एक आर्टिकल 45 डीपीएसपी की व्याख्या करते हुए बताया था कि इससे एक हिस्सा एफडी में भी परिवर्तन करेगा, तो 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया। तो आगे तुम ये भी सूचना लिख सकते हो कि मूल संविधान में 10 थे, वर्तमान में 2002 के बाद 11 हो गए हैं। ठीक है, रिपीट इसलिए कर दिया कि कुछ बच्चे बाद में जुड़ रहे थे तो वो भी ये बात पूरी सुन लें। अब एक एक मूल कर्तव्य को मैं समझा देता हूं कि जिससे कभी भी कोई कॉन्सेप्चुअल बातचीत आपकी हो किसी से तो आप अपना उत्तर दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो मूल कर्तव्य तुम्हें दिया गया है 51 कैपिटल ए का स्मॉल ए, 51 का फिर ब्रैकेट में का लेकिन बाद वाला का ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। टू abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। ठीक, खूब ध्यान रखिएगा क्या क्या कहा गया? संविधान का पालन करें एंड उसके और उसके आदर्शों, संस्थाओं, संविधान के जो आदर्श हैं उसकी जो संस्थाएं हैं, जैसे हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं, संसद हमारी संवैधानिक संस्था है, न्यायपालिका हमारी संवैधानिक संस्था है, हमारे जो भी पद हैं जैसे कहते हैं ना यूपीएससी और यूपीपीएससी, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो संविधान की संस्थाओं का फिर अलग से जोड़ा गया राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग, और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, इनका आदर करें। पहला कर्तव्य हम नागरिकों का ये है। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि नेशनल सॉन्ग कहा गया या नेशनल एंथम? तो खूब याद रखिएगा, नेशनल एंथम के लिए कहा गया है, नेशनल सॉन्ग का मूल कर्तव्यों में कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का कोई उल्लेख नहीं है, जनगण मन अधिनायक जय है, इसका उल्लेख है। तो राष्ट्रगान का आदर करना आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा मूल कर्तव्य आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। साफ साफ इसमें कहा गया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुई, जो आंदोलन हुआ, उसके आदर्शों को आप सम्मान दें, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये आजादी हमें बड़ी मेहनत से मिली है, इसका ख्याल रहे। एक कोई क्वेश्चन आया, सर मूल अधिकार को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा या मूल कर्तव्य को? जैसे सर एक बच्चे ने राष्ट्रगान नहीं गाया क्योंकि उसके पास चुप रहने का अधिकार है, बट सर
राष्ट्रगान का सम्मान हमारा कर्तव्य है। इनका क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में किसको इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो बेटा ये बात तो हमने पहले ही लाइन में बता दी कि जो वाद योग्य है, न्यायालय जा सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मूल अधिकार। लेकिन फिर नागरिक होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, और कर्तव्य निभाए बिना आप अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। तो कानूनी नजरिए से यहां पर उस बच्चे पर कोई केस नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन चुप रहने का आपका अधिकार राष्ट्र कब बाधित कर सकता है? जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हो, लोक व्यवस्था का प्रश्न हो। तो अगर जो किसी बच्चे ने राष्ट्रगान नहीं गाया तो उसने क्या किया है? उसने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, इसलिए उसका चुप रहने का अधिकार छिन जाएगा। लेकिन कर्तव्य तो कभी नहीं छिनेगा, वाद योग्य भले ही नहीं है, तो फिर उसको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। हाँ, गाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? कानूनी रूप से मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मूल अधिकारों में प्रतिबंध भी हैं, और चुप रहने का अधिकार आपको सदैव नहीं मिला रहता है, उसके प्रतिबंध भी रहते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था, बताया था कितने ज्यादा प्रतिबंध है, ठीक। अगला हमने फ्रीडम स्ट्रगल, पहले में कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे में फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरे में कहा गया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, ठीक। चौथा, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपका कर्तव्य क्या है? कि देश की रक्षा करें, हमेशा ऐसे काम करें जिससे आपका देश रक्षित रहे। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी चाइना और पाक वार हो जाए और हमसे आवाहन किया जाए कि आपको देश के लिए आना है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमें देश के लिए जाना होगा। अगला, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये पांचवा कर्तव्य है तुम्हारा। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and religion or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women। इसमें कई सारी बातें एक साथ जोड़ दी गई हैं, एक एक समझाता हूं। भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी, समरसता, हार्मोनी। समरसता क्या होती है? सभी को एक जैसा भाव बना रहे, सब में एक जैसा भाव रहे, मतलब अच्छे भाव बने रहे, कोई दुखी कोई सुखी ऐसा ना हो। समान भ्रातृत्व की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की बात का निर्माण करें। हम क्या क्या निर्माण करें? समरसता का, हार्मोनी का और भाईचारे का। फिर आगे कहा कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे रहे। धर्म पर, भाषा पर, जाति पर, प्रदेश पर, वर्ग पर, किसी भी आधार पर हम भेदभाव न करें और न होने दें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। सीधे सीधे शब्दों में स्त्रियों का सम्मान। जब तुम लोग इंटरव्यू देने जाते हो और वहां तुमसे कहा जाता है तो टीचर्स ये नहीं बताते क्यों, और वहां पे तुमसे बोर्ड पूछ लेता है ऐसा क्यों, तब तुम क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाते हो। तुम्हें लोग सिखा के भेज देंगे, अगर जो बोर्ड में कोई महिला है तो पहले उससे बिस्तर देना,
ठीक है, आप घुसे, आपने कहा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अब चेयरमैन ने पूछ लिया, वो पुरुष था, आपने मैडम को पहले क्यों गुड मॉर्निंग की? अब आपका उत्तर होता है कि सर ने बताया था। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चूंकि समाज में महिलाओं को अभी तक सम्मान नहीं मिला, तो अब हम उनको विशेष रूप से सम्मान देंगे। ठीक, इसलिए साफ साफ मूल कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, और इसकी बेहतर स्थिति यह है कि हम महिलाओं को अतिरिक्त सम्मान दें। छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। एक टर्म आता है कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति। उसके लिए कहा गया है कि उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व, उसका इंपॉर्टेंस जाने और उसका परिरक्षण करें। तो कंपोजिट कल्चर को बचाए रखने का प्रयास करें। अब यहां पे समझना होगा आपको, व्हाट इज कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति किसे कहते हैं, बताओ सर। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन नहीं दिया है बेटा, पढ़ा रहे फंडामेंटल ड्यूटी, तुम पहुंच गए प्लानिंग कमीशन, एक लाइन में उत्तर बता दे रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक, लेकिन प्रश्न जो टॉपिक चल रहा है उससे पूछा करो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की अधिसूचना से बनती है। प्लानिंग कमीशन प्रधानमंत्री ने बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वही चीजें आएंगी जो संविधान में उल्लिखित होंगी। खैर चलो फिर इस तरह आ जाओ। कंपोजिट कल्चर, अलग के प्रश्न होते हैं तो कभी जब कहता हूं ना कि कहीं से कुछ और पूछो, कॉपी में लिख लिया करो, तब पूछा करो। बीच में फंडामेंटल ड्यूटी में प्लानिंग कमीशन, समझ में ही नहीं आता हम क्या पढ़ा रहे, तुम क्या पढ़ रहे हो। क्या बता रहा था? कंपोजिट कल्चर, हाँ। सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति से क्या समझते हो? संस्कृतियां समझने के लिए शॉर्ट में एक तरीका बता रहा हूं कि जो कंपोजिट कल्चर है इसी को हम मोज़ेक कल्चर कहते हैं। इंडियन कल्चर जो है वो मोज़ेक कल्चर है। जैसे दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां जितनी भी हमको मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होती है एकल संस्कृति और एक होती है बहुलवादी संस्कृति, मल्टीकल्चर। अब उसमें भी दो हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉट कल्चर और मोज़ेक कल्चर। तो अमेरिकन संस्कृति कैसी हो जाती है? मेल्टिंग पॉट। और हमारी संस्कृति कैसी है? मोज़ेक कल्चर। हमारी सबसे विशेष है, इसीलिए इसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, सामाजिक संस्कृति, जिसमें सब सबसे जुड़े रहते हैं। कहीं भी देखोगे सबका पहनावा अलग होगा, खान पान अलग होगा, सबकी भाषा वो विचार और सब भारतीय बने रहेंगे। तो हमारे यहाँ जैसे मोज़ेक की फर्श होती है, मोज़ेक के दीवारें होती हैं। मोज़ेक क्या होता है? कुछ वो रंगीन पत्थर डाल के सीमेंट में कलरफुल करके मिला के उनसे दीवार बना दी जाती है, फर्श बना दी जाती है, फिर उसकी घिसाई कर दी जाती है। अब तो पत्थर लगने लगे, लेकिन पुराने बने हुए घरों में आप मोज़ेक की फर्श देखो जिसमें रंग बिरंगे छोटे 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 पत्थर टुकड़े पड़े रहते हैं और वो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। जब उसकी घिसाई साई हो जाए, ठीक से साफ कर दिया जाए, बहुत खूबसूरत लगती है। तो मोज़ेक क्या, सब पत्थर अलग अलग रंग के हैं, सबका अपना अलग रंग है, सबका अलग दृश्य है, सबकी अलग पहचान है, और फिर भी सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक एक फर्श बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं। तो अलग अलग होते हुए भी जब वो मिलके एक बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है मोज़ेक कल्चर, उसी को कहा जाता है कंपोजिट कल्चर। ठीक है बेटा, तो कंपोजिट कल्चर को बचाए रखें, उसकी महत्व को समझें और उसको सुरक्षित रखें। अगर जो सभी एक ही रंग के हो जाएंगे तो सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए भगवा भी जरूरी है, हरा भी जरूरी है, सफेद भी जरूरी है, गेरुआ भी जरूरी है, पीला भी जरूरी है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट, हे भगवान, किड्स जोन सर कोचिंग कब ऑन होगी? हमारे हाथ में होती तो ऑन ही कर देते। ऑन तो है ही, पढ़ो ना यार, पढ़ा तो रहा हूं बिना पैसा लिए, काहे परेशान हो। नेक्स्ट,
प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया है। डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में पर्यावरण कहा गया था। प्राकृतिक पर्यावरण और पर्यावरण दोनों में अंतर होता है। पर्यावरण के दो रूप होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। ठीक, तो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें साफ साफ कह दिया गया वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें, इनको बचाएं, इनको संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यहीं से ये याद रखिएगा कि कभी भी हमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं ऐसा कोई शब्द बोलना चाहिए, न कोई अपनी ऐसी इच्छा ज्ञापित करनी चाहिए जिससे प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का भाव न झलकता हो। इसलिए कभी भी कोई पूछता है आप नॉनवेज खाते हैं, तो ये मत समझना ये ऑफर है। उसका एक ही उत्तर होता है, सॉरी सर, मैं नॉनवेज नहीं खाता, माफ कीजिएगा, मैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी की जान लेना पसंद नहीं करता। ठीक है दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। खूब खाते हो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिकली आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। फूड हैबिट है, आपकी आदत है, मजबूरी है, आप खाते हैं, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, कोई भी ऐसी चीज। ठीक, क्लियर हो गया ये पॉइंट। किड जोन बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा सर, कोचिंग कब ऑन होगी, ये दुखती रंग पे हाथ रखने जैसा है। जैसे नहीं कि आदमी परेशान हो किसी बात से, किसी के तकलीफ हो और वही चीज आप बार बार पूछे तो उसकी तकलीफ बढ़ती है। सर कोचिंग कब ऑन होगी, मुझसे ज्यादा इसका दुख शायद ही किसी को होगा। जीवन भर से पढ़ रहा हूं, अब 4 महीने से बिल्कुल बर्बाद पड़ा हुआ हूं। अब तो मन करता है कुछ ठेकेदारी, मजदूरी, कुछ और काम करने लगूं जाके, अब बहुत हो गया। इसलिए तुम लोग अरे बेटा झूठ नहीं बोला जा रहा है, हमने कहा ना तुम जाके खा लो, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करते। कभी नहीं खाया सर, कभी खाया था लेकिन अब मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, इससे क्या भाव झलकता है कि प्राण मात्र का दया भाव। एक्सपर्ट होते हैं तो वो थोड़ी जान लेंगे तुम वेज खाते हो नॉनवेज खाते हो। एक तो ये होता है कि हम नॉनवेज खाते हैं और उसको प्रचार, बहुत बढ़िया नॉनवेज खाता हूं, बहुत पसंद है, मैं बटेर खाता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं हाथी खाता हूं, घोड़ा खाता हूं। तो ये पागलपन है। आप खाते भी हो तो चोरी से खाओ ना, उसको ये नहीं कहा जाता कि हम खाते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, मच्छर मक्खी भी नहीं मारते हैं। ठीक सर, बट कब इंटरव्यूअर पूछेंगे कि फिर लोग इतना क्यों नॉनवेज खाते हैं तो क्या आंसर होगा? फूड हैबिट है लोगों की, हम अपनी गारंटी लेंगे कि हम सबकी लेंगे। प्राणी मात्र के दया भाव रखे, ये किसका? नागरिक का कर्तव्य है। मैं नागरिक हूं, मेरा कर्तव्य है। अब सबके लिए तो फिर तुम जानो, राज्य जाने, हम क्या जाने। ये कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। लोग क्यों खाते? फूड हैबिट है, फूड चेन है। बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां नॉनवेज ही होता है। बंगाल में मच्छी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? लेकिन प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हाँ, दया भाव रखें। एक छोटा सा एग्जाम्पल नॉनवेज का दे दिया, तुमसे कहीं पूछा जाए कि क्या जानवर को मार सकते हैं, किसी कोई भी लिविंग क्रिएचर है उसके लिए हम यही कहेंगे कि इसको खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसमें 4 चीजों पे जोर दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट,
टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए तुम लोगों का? साइंटिफिक, वैज्ञानिक बातें करो। ये न कहो शंकर जी पे जल चढ़ाने से ऐसा होता है। इस कोरोना काल में समझ में आ गया ना कि ना अल्लाह साथ देता है, ना मोहल्ला साथ देता है, ना शंकर जी साथ देते हैं, ना हनुमान जी साथ देते हैं। घर में बंद रहो तो कोरोना से बचे रहोगे। ठीक, एनिमल वायलेंस नहीं बेटा, किसी भी प्रकार से। प्राणी मात्र कहा गया है, जिसमें भी प्राण है सब। अब दूसरा पॉइंट बताने लगा हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब जो विज्ञान से प्रमाणित हो रहा हो। ठीक है, ये बहस लगातार चलती रहती है कि ईश्वर दुनिया को चला रहा है या विज्ञान चला रहा, लेकिन कर्तव्य के आधार पर हम यही कहेंगे कि विज्ञान चला रहा। साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना और उसका बढ़ावा करना हमारा नागरिक होने के नाते मूल कर्तव्य है। दूसरा शब्द जोड़ा, मानववाद। मानववाद मतलब मनुष्यता को हम महत्व देंगे। मानववाद ईश्वरवाद के विपरीत अवधारणा के रूप में है। ह्यूमनिज्म ह्यूमन को सेंटर में रखता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मेडाइवल कॉन्सेप्ट में ईश्वर, गॉड सेंटर में होता है। मानववाद के केंद्र में मनुष्य होता है। तो मनुष्य को महत्व देना चाहिए और मनुष्य को केंद्र में रख के सभी अवधारणाएं, विचार और स्थितियां हमें रखनी चाहिए। ये हो गया ह्यूमनिज्म। उसके बाद कहा गया ज्ञानार्जन। क्या ज्ञानार्जन है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जैसे तुमसे कहता है ना, जो पढ़ा रहा हूं उस पर क्वेश्चन पूछो। इंक्वायरी, ज्ञानार्जन, ज्ञान पैदा करो, सूचनाएं पैदा करो, उनके लिए इंक्वायरी करो, पता करो ऐसा क्यों होता है। यह है ज्ञानार्जन। और सुधार, जैसे जैसे जानते जाओ वैसे वैसे सुधार करते जाओ। ठीक है, आज तुम्हें बताया ना प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। अगली बार नॉनवेज खाने का ऑफर हो तो पूछ लेना नॉनवेज के ऑप्शन में क्या वेजिटेरियन में है आपके पास कुछ, क्योंकि प्राणी मात्र से दया भाव का भाव पैदा हो रहा है, सुधार हो रहा है दिल में। तो आज चिकन की जगह मैं भिंडी खाऊंगा। समझ गए? ये है सुधार। अभी तक स्त्रियों का सम्मान नहीं किया तो अब स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कर दो। ये है सुधार। 4 चीजें इसमें आपको मूल कर्तव्य के लिए कही गई, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म, टू इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को आप विकसित करें, पैदा करें। क्लियर? नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्या पागल हो गई है दीप्ति? तू क्या पूछती रहती है? क्या पूछना चाह रही? रामदेव जी ने कोरोना मेडिसिन बिना साइंटिफिक बना दिया, क्या इस बात का मतलब? चलो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। एब्जॉर वायलेंस, समझ में आई ये बात? सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, जो लोक संपत्ति है, जो सबके लिए है। जैसे ट्रेन में लिखा होता है ना, रेलवे आपकी संपत्ति है, तो लोग वहां से पंखा खोल लेते हैं, सीट तोड़ लेते हैं। जब हमारी संपत्ति है तो घर ले चलो, इसकी रक्षा करें। तो उसको वहीं पे रक्षा करनी है, घर लाके रक्षा नहीं करनी है। कहीं भी कोई सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी रक्षा करें। ठीक, और हिंसा से दूर रहें। वायलेंस किसी भी रूप में आपको नहीं अपनानी है, ये तुम्हारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट और लास्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये 10 जो जोड़े गए थे उसमें लास्ट 10वां था, 11वां बाद में जुड़ गया। अरे नहीं बेटा, साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही किया है, लेकिन बस उनके ऊपर आरोप यह है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, ना कि कोरोना की दवाई है। अभी तक जब कोरोना के वायरस का आप पूरा एनालिसिस नहीं कर पाए हो तो आप उसकी मेडिसिन कहां से जारी कर दोगे? उन्होंने तो वैक्सीन भी नहीं, उन्होंने कहा ये कोरोना की दवाई है, कोविड-19 की दवाई है। कोविड-19 की दवाई कैसे हो जाएगी वो सर?
उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर को कोविड-19 का इलाज बता दिया, इसलिए उस पर आरोप है। किया तो साइंटिफिक ही है, लैब उन्होंने बताया ना, लैब में हमने परीक्षण किया है, और वो कह रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक मरीजों पे हमने काम किया, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, एसिम्प्टोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो कोविड में चला गया है उसको उसकी दवाई हो जाएगी। प्रॉब्लम पूरी समझा करो, पढ़े लिखे बच्चों, सिविल दे रहे। दूसरा, ये कौन से डीजी फोर्स क्लासेस हैं, अपना नाम लिखा करो यार। सर अकॉर्डिंग टू साइंस टू वेज एंड नॉन वेज दोनों ही बस एक फूड चेन का पार्ट है, तो हम कब मना कर रहे हैं? रखो फूड चेन, लेकिन अपने खाने के लिए किसी की जान ले लोगे? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है तुम्हारे दिल में? नॉन वेज खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? उन लोगों के लिए फूड चेन में रखा गया था जहां वेज अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने कहा ना, बंगाल का आदमी मछली खाएगा, सी फूड बहुत पैदा होता है, उसके लिए तो मजबूरी है, पानी बरसता रहेगा, समंदर किनारे रह रहा तो मछली के अलावा खाएगा क्या? लेकिन जब तुम्हारे यहाँ सब कुछ वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, फिर भी स्वाद के लिए तुम किसी जानवर की जान लोगे, तो ये गलत है। इसीलिए जो नॉनवेज खाते हैं वो असभ्य हैं। अरे यार बहस मत कर, बेवकूफ आदमी। सर पेड़ पौधे भी हैं, ये भी हैं। पेड़ काटो तो खून बहता है, बकरा काटो तो खून बहता है। एक बार पेड़ काट लेना, धनिया की पत्ती, और एक तरफ बकरा काट लेना, ठीक? बहस करने के लिए तो कुछ भी आप करते रहिए। मैं आपको मूल कर्तव्य, कोई संविधान में इनको वादियों के नहीं बताया गया है। पहले तुम अपना नाम लिख दो, DG4 क्लासेस। पढ़ने आते हैं, बहस करने आते हैं बेवकूफी की। फूड चेन है, नॉनवेज खूब खाओ, हमें दिक्कत है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए आप नॉनवेज खाते हैं, वेज उपलब्ध होने। आदिम रूप से जितने भी हम लोग हैं सब क्या थे? नॉन वेजिटेरियन, शिकार करते थे। प्रागैतिहासिक काल पढ़ोगे तो हम सब लोग क्या थे? शिकारी। हम सब लोग क्या थे? असभ्य। हम लोग क्या थे? जानवर को मार के खाते थे। जैसे जैसे हम सभ्य होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम वनस्पतियों पर आधारित होते चले जा रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे जीवों की हत्या करने के बजाय वनस्पतियों से अपना पेट भरने लगते हैं। और जो वेज खाता है वो सभ्य है, जो नॉन वेज खाता है वो असभ्य है, इस बात को ध्यान रखा जाता है। पब्लिकली कभी भी कोई भी सरकार का अभियान है कि शाकाहारी बने। क्यों है ये? मांसाहार छोड़े। अभी आपने देखा कोरोना के लिए शुरुआत जब हुई थी तब कितना इस पे चल रहा था कि चमगादड़ से पैदा हुआ, चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं, बिच्छी खाते हैं। अरे यार, जब तुम्हारे पास वनस्पतियां उपलब्ध हैं तो वनस्पतियां खाइए। ठीक, चलो सही बात बेटा। प्रदीप का आ गया कि आप आगे समझाएं, इसको छोड़ दें। बिल्कुल सही बात। 10 जो जोड़े गए थे उसमें क्या था? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। अगर जो आप मेहनत करते हैं, अपनी प्रगति करते हैं, अपना उत्कर्ष करते हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं? मूल कर्तव्य का पालन। इसीलिए जब इंटरव्यू में एक अच्छी नौकरी में होते हुए दूसरी नौकरी के लिए आप ट्राई करते हो, बोर्ड कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप कहते हो कि ये इंडिविजुअल उत्कर्ष के लिए है, अपनी प्रगति के लिए है। अपनी प्रगति या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, जिससे देश का विकास हो। ठीक, तो सामूहिक रूप से भी आपको विकास की प्रक्रिया अपनानी है और इंडिविजुअल भी। ये 10 जोड़े गए थे 76 में। अगला 11वां, ये बाद में हमने कल तुम्हें बताया था 45 की व्याख्या करते हुए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इस 11वें को जोड़ा गया। यदि माता या पिता या संरक्षक है, यदि
माता पिता या संरक्षक हैं, ये उन पर लागू होता है, उन नागरिकों पर जो माता पिता हैं या संरक्षक हैं। तो जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके प्रतिपाल्य नहीं हैं उनके लिए यह लागू नहीं होता। माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यदि आपके बच्चे या आपके प्रतिपाल्य 6 से 14 के बीच के हैं तो आप उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजें, ये भी आपका अब मूल कर्तव्य है। लेकिन ये सब नागरिकों का नहीं है, उन्हीं नागरिकों का है जो माता पिता या संरक्षक है। क्लियर? बताया ना, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आने का मन नहीं था, फिर सोचा तुम लोग इंतजार कर रहे, चला आया। तुम लोग इरिटेट करते हो ऐसी बहस कर करके फालतू। ये 11 मूल कर्तव्य हैं। बस 11 मूल कर्तव्यों से आप जुड़े हुए कुछ बिंदु ध्यान रखना जो परीक्षा के लिए सिविल सेवा में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक तो पर्यावरण वाला हमने बताया था, आर्टिकल 48A जो जोड़ा गया इसी के साथ जोड़ा गया जब मूल कर्तव्य जोड़े गए। 48A में पर्यावरण कहा गया और FD में मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया। अच्छा मोहित, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम तो वैसे ही डांटने के लिए बदनाम हैं। ऐसा टीचर मुश्किल से तुम्हें मिलेगा आज के जमाने में जो प्राइवेट पढ़ा रहा हो, सोशल मीडिया पढ़ा रहा हो, फिर भी ऐसे डांटता हो। वो मेरी एक खास कमी है कि मैं डांटता बहुत हूं। कोई बात नहीं, उसे जाने दो, लीव इट, आगे समझो। देखो पर्यावरण, तो पर्यावरण 2 तरह का हमने कहा, मानवीय और प्राकृतिक। तो बड़ा क्या हो गया, पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण? तो बड़ा हो गया पर्यावरण। राज्य बड़ा है या नागरिक? तो राज्य बड़ा है। तो जो बड़ा है उसका बड़ा कर्तव्य होगा। तो राज्य का कर्तव्य क्या होगा 48 में पर्यावरण, और नागरिक छोटा है तो नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, छोटा वाला, तो प्राकृतिक पर्यावरण। समझ में आ गया? तो FD में प्राकृतिक पर्यावरण के लिए कहा गया है और DPSP में पर्यावरण के लिए कहा गया है। एक ये बिंदु ध्यान रखना। दूसरा, ऐसे ही मूल कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति, अभी तुम्हें बताया सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन आर्टिकल 49 वहां पे जब देखोगे तो वहां पे राष्ट्रीय महत्व की संपत्तियों के लिए कहा। 49 में राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक, राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति, और यहां पर सार्वजनिक संपत्ति। तो राज्य की राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा का कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति का है जो हम ही लोगों के लिए है। एक और कि मूल कर्तव्यों में भी हमने तुम्हें क्या बताया था, भ्रातृत्व की भावना और समरसता का, भाईचारे के लिए, और DPSP में समान नागरिक संहिता। ये कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे थे कि राज्य के कर्तव्य में और नागरिक के कर्तव्य में लगभग मिलती जुलती सी बातें हैं, अलग अलग, इसलिए अलग अलग करके बता दें। दीप्ति कह रही सर बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ऐसा नहीं है, मजाक में कह रहा, तबीयत आज ठीक नहीं है, इरिटेशन हो रहा, पता नहीं क्यों, समय ही इतना निगेटिव है। खैर, ये हमने सारे 11 कर्तव्य आपके सामने रख दिए। इससे जुड़ी हुई जितने क्वेश्चन और सूचनाएं PT के हिसाब से आती हैं वो सामने रख दी। इनकी व्याख्या या इनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न तुम्हारे हों तो हमारे सामने आज रख दो। आज हमारा भाग 4 का वाला ये काम पूरा हो जाएगा। फिर कल से हम अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पे बातचीत शुरू करेंगे और सबसे पहले राष्ट्रपति साहब के बारे में बात करेंगे। तो कल हमारे क्लास में राष्ट्रपति के बारे में बात होगी, लेकिन आज अब जो भी किसी का कहीं का भी प्रश्न हो वो पूछ लो, चाहे वो मूल अधिकार से हो, चाहे वो मूल कर्तव्य से हो, चाहे वो DPSP से हो, और चाहे पीछे जहां से हमने शुरू किया था संविधान भाग 4 का तक कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लो। अभी 10-15 मिनट हैं और उसके बाद कल से हम राष्ट्रपति पे बात शुरू करेंगे। ठीक, पूछो फटाफट, न पूछना हो तो छुट्टी। ये 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए, 4 कामें जोड़े गए, 51 कामें जोड़े गए,
10 थे, 2002 में 86वें संविधान संशोधन से एक और जुड़ा, टोटल आज 11 हो गए। बाद योग्य नहीं है, भाग 3 में न जोड़ के। सर अपने सारे वीडियो बनाए हैं क्या शुरू से पॉलिटी की? हाँ बेटा, ये सारे शुरू से पढ़ा रहा हूँ, इसी यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। सर जी मोटिवेशन थोड़ा दीजिए अपने लाइफ से रिलेटेड। अरे बेटा आज की तारीख मत लो, आज मैं खुद ही बहुत डिमोटिवेटेड हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से कुछ अजीब सा स्वास्थ्य है, ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बाकी यार दोस्तों एक ही लाइन कहता हूं, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा था ईमानदारी से। सर विकास दुबे अरेस्ट हो गया, उसने सरेंडर करा है, तो क्या उसकी जमानत संभव है? अरे हमें तो ये खबर ही नहीं कि अरेस्ट हो गया है, न्यूज सुबह से देखा नहीं, न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ा था, उसमें तो खबर नहीं थी। अगर जो अरेस्ट हो गया है सरेंडर करता है तो उसकी जमानत हो सकती है, यह कोर्ट में उस पर लगे हुए आरोप और गवाहों से तय होगा। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी इतनी ज्यादा उस पर धाराएं लगा दी गई हैं और गवाह इतने खिलाफ हैं उसके कि शायद ही हो पाए। सर अभी इनकाउंटर जो हो रहा है वो वायलेंस नहीं, क्या अरेस्ट भी कर सकते हैं? बेटा दीप्ति, अरेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरेस्ट न हो पाने पे, जैसे अब देखो अभी तुम्हारी खबर आ रही कि विकास दुबे अरेस्ट हो गया, लेकिन कल उसका साथी अमर। अगर जो अपराधी फायर बराबर कर रहा है और दूसरे लोग घायल हो रहे तो फिर मारना ही पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली पुलिस किसी भी हाल में, हमारी पुलिस को मारने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, पुलिस को तो घायल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बेटा। हाँ उज्जैन में हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है एमपी में। हाँ सर हो गया अरेस्ट, उज्जैन में पकड़ा गया है। थैंक यू, बाबा महाकाल ने उसको अरेस्ट कर लिया है। मोहित हंस रहा, काय बात पे हंस रहा? उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से पुलिस ने, हमने बताया था देखो तनिष्क, महाकाल बाबा की कृपा हो गई है। इस बार उसकी जमानत होना कठिन है, जमानत नहीं होगी और कोशिश की जाएगी कि उसको फांसी हो जाए, पुलिस यही कोशिश करेगी। अगर कोई बोल रहा है सरेंडर करने को तो भी इनकाउंटर कर देते हैं क्या? बेटा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पुलिस हमेशा यही कहती है कि अगर जो कोई सरेंडर कर रहा है तो हम उसको नहीं मारते हैं, लेकिन वहां क्या घटता है इसे कोई नहीं जानता। लेकिन सर अगर इसी केस पर्टिकुलर में या पता चले कि पुलिस ने इंटेंशनली इनकाउंटर किया है तो क्या होगा? पुलिस ने इंटेंशनली इनकाउंटर किया है तो पुलिस पे 302 का केस लगता है और पुलिस की नौकरी जाती है और उनको जेल होती है। प्रदीप कश्यप, सर जी मेडिसिन ले लीजिए, टेक केयर, गेट वेल सून। सर जी अरे नहीं भाई प्रदीप, एकदम फिट हूं। वो सुबह सुबह अचानक कभी कभी होता है ना कि, और आज उसका एक कारण है, हमेशा मेरे साथ है। 9 बजे से पहले अगर जो कोई मुझे फोन करके जगा दे तो मेरा दिन खराब हो जाता है। आज सुबह 5:45 बजे एक आदमी ने फोन करके जगाया, फोन मैंने साइलेंट कर दिया, 6:30 पे उसने फिर फोन कर दिया। 9 बजे से पहले फोन आ जाए तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। पुलिस बनती है राशि का सांप, पुलिस बनाती है रस्सी का सांप। अरे यार हमेशा नहीं बनाती है, पुलिस भी कोई मंगल ग्रह से नहीं आई है। दीप्ति बहुत पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी। पुलिस कहाँ मंगल ग्रह से आती है कि शनि ग्रह से आती है? पुलिस कौन है? तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी चाची, तुम्हारी बुआ, पुलिस सब घर से ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोलने को मगर हौसला नहीं होता। फिर क्या है मोहित, सर आईपीसी सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग जमानत मिल सकती है क्या दुबे को? नहीं यार, दुबे को किसी आर्टिकल के तहत जमानत नहीं मिल सकती। जो केस अभी लगा हुआ है, गवाह मुकर जाए, बहुत कुछ मैनेज हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो जमानत नहीं मिल सकती। सर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जब तक गृह मंत्रालय इसकी अनुमति नहीं देगा तब तक हम बेटा नहीं शुरू कर सकते, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। ठीक, तो चलो मैं फिट हूं, कुछ ऐसा नहीं, फोन आ गया तो सुबह नींद खराब हो गई इसलिए इरिटेट था। आज तुम लोगों को बता दिया, कल बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। कल हमारी राष्ट्रपति पे बात होगी, कल 10 बजे फिर मिलेंगे। तब तक विकास दुबे को पकड़े जाने की खुशी मनाइए। पिछले वीडियो हमारे सारे पड़े हुए हैं, वो आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन हो उससे पूछिए। बहुत सारी शुभकामनाएं।
अच्छा करिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए, घर में बंद रहिए और कोरोना से लड़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।